हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। इसके पहले हमने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया था। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। आज हम वर्णमाला के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने आंसर टिक करते रहिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है वो कहलाता है। तब जिसमें सबसे ज़्यादा मुख खुलता है वो क्या कहलाता है? समृद्ध स्वर। ऑप्शन है समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विवृत स्वर। बताइए क्या आंसर होगा। हमने क्या देखा था? विवृत का क्या अर्थ होता है? खुला। और समृद्ध का अर्थ हमने क्या देखा था? बंद। तो विवृत स्वर जो होता है वही क्या होता है? इसी के उच्चारण में सबसे अधिक मुंह खुलता है। ये एक ही स्वर हमने देखा था, कौन सा? ये आ। तो इसका सही आंसर होगा विवृत स्वर। अगला क्वेश्चन है, या क्या है? जो या है वो क्या है? ऑप्शन है सघोष अल्प प्राण तालव्य, सघोष अल्प प्राण तालव्य। दूसरा ऑप्शन है आघोष अल्प प्राण तालव्य। तीसरा है सघोष अल्प प्राण मूर्धन और चौथा है आघोष अल्प प्राण अंतस्थ। और हमने क्या देखा था कि जो स्वर होते हैं सभी स्वर वो सघोष और अल्प प्राण होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वर के साथ ही रहते हैं। अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं स्वर के साथ रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या जो है वो भी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ये दोनों तो होगा ही। क्या होगा? सघोष अल्प प्राण। ठीक है, तो देख लेते हैं। सघोष सघोष के दो ही ऑप्शन है, तो दो तो अपने आप ही समाप्त हो गए। आघोष और अघोष इन दोनों में है। पहला ऑप्शन है, अब इसको देख लेते हैं सघोष वालों को, सघोष अल्प प्राण तालव्य। दूसरा है सघोष अल्प प्राण मूर्धन। सघोष अल्प प्राण दोनों में समान है। अब आपको देखना तालव्य है कि मूर्धन है। तो आप बताइए इसका उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है कि मूर्धा से? हमने पढ़ा था कि जो या होता है इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। इसीलिए सघोष अल्प प्राण तालव्य को आंसर जो है वो सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किन ध्वनियों को कहा जाता है? जो अनुस्वार होते हैं वो किन ध्वनियों को कहा जाता है? ऑप्शन है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ जो ध्वनियाँ आती हैं वो, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ और स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। हमने वर्णमाला में देखा था कि जो अनुस्वार होते हैं वो क्या स्वर के भी बाद आते हैं और ये नासिक ध्वनियाँ भी होती हैं। जो पंचमाक्षर होते हैं वो भी अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अंग और रहा है इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवा। तो इनको अयोगवा किसने कहा है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी। दूसरा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु। और तीसरा है किशोरीदास वाजपेयी। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। किशोरीदास वाजपेयी। और चौथा ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? जो किशोरीदास वाजपेयी हैं, किशोरीदास वाजपेयी ने ही अंगहा को क्या कहा है? अयोगवाह कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हलंत युक्त व्यंजन कब लिखा जाता है? व्यंजन में हलंत कब लगाते हैं? ये भी क्वेश्चन है, साइक में पूछा गया क्वेश्चन है। हलंत युक्त व्यंजन कब लिखते हैं हम? पहला ऑप्शन है इसका, जब आ की मात्रा होती है व्यंजन में, जब आ की मात्रा होती है। दूसरा ऑप्शन है जब आ की मात्रा, इस आ की मात्रा नहीं होती है। पहले में है आ की मात्रा होती है, दूसरे में आ की मात्रा नहीं होती है। फिर तीसरा इसका जो ऑप्शन है, तो ये इसका ऑप्शन जो है वो है हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है। हलंत युक्त व्यंजन संस्कृत भाषा का है। जो चौथा ऑप्शन है इसका, हलंत युक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होते हैं। हलंत युक्त व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये, आ की मात्रा नहीं होती है। हमने देखा था कोई व्यंजन होता है तो जब हम उससे स्वर को अलग कर देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इस आ को हटा देते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हलंत युक्त व्यंजन कब लिखते हैं हम? जब स्वर में, व्यंजन में आ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है किसमें व्यंजन द्वित्व का प्रयोग हुआ है? पूछ रहा है व्यंजन द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन है, पहला है सत्य, दूसरा है प्राप्त, तीसरा है दिल्ली और चौथा है सभी। इन सभी में व्यंजन द्वित्व का प्रयोग किस में हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, व्यंजन द्वित्व का मतलब होता है कि जब समान वर्ण जो होते हैं, समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। यहाँ पे ला से ही संयुक्त हो रहा है, बाकी ये सभी यहाँ पा ता से हो रहा है और यहाँ ता या से हो रहा है। इसीलिए व्यंजन द्वित्व क्या होता है, जो समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। तो दिल्ली जो शब्द है उसमें व्यंजन द्वित्व का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वर रहित रा का प्रयोग पूछ रहा। स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है? पूछ रहा है स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है। जो ऑप्शन दिया है वो पहला दिया हुआ है ट्रक, दूसरा ऑप्शन है शत्रु, तीसरा है पुनर्निर्माण और जो चौथा ऑप्शन है वो है पत्र। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्वर रहित रा हम पढ़ चुके हैं पीछे। जो ये पुनर्निर्माण शब्द है इसमें स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने देखा था ये जो रा होता है, रा रेफ, वो क्या होता है, स्वर रहित होता है। अगला क्वेश्चन है पंचांग का अन्य रूप। जो पंचांग है
पंचांग को और कैसे लिख सकते हैं? अब इसका रूप 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला दिया है ऐसा, एक तो ये दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, आधा ना लगा हुआ है दोनों जगह, तीसरा है ये। 4 ऑप्शन है। पंचांग को और कैसे लिख सकते हैं आप? तो इसका जो सही आंसर है ये है, क्योंकि इसका 5वां वर्ण यहाँ अनुस्वार के रूप में आएगा, इसका 5वां यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वर्णों को छोड़कर, यहीं पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, संयुक्त वर्णों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या पूछा है। संयुक्त वर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदी में कितने वर्ण बचते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन दे रहा है 33, पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है वो 44 है, तीसरा 36 है और चौथा 51 है। संयुक्त वर्णों को छोड़कर, वर्ण पूछ रहा है, स्वर और व्यंजन नहीं, वर्णों को छोड़कर। तो संयुक्त वर्णों को अगर आप छोड़ देंगे तो इसका सही आंसर ये होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं हम। तो हमने संयुक्त वर्ण 4 स्वर देखे थे और 4 व्यंजन देखे थे। कुल अगर संयुक्त वर्ण की बात करें तो 8 होते हैं, 8। अब टोटल वर्ण हमने कितने पढ़े थे? 52। 52 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 44 हो जाएंगे, इसलिए ये सही आंसर होगा। 44 वर्ण होते हैं कुल, अगर संयुक्त को छोड़ दिया जाए तो। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आ, पहला ऑप्शन है आ, दूसरा है जा, तीसरा है हा और चौथा है सा। आघोष वर्ण, हमने तो स्वरों को देखा था सघोष होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये कौन सा वर्ण है? तीसरा है। अब हमने क्या देखा था? पहला और दूसरा वर्ण ही अघोष होता है, तो ये जा होगा नहीं। ये जो होता है ये भी क्या होता है? सघोष होता है। तो ये अघोष पूछ रहा है, तो अघोष वर्ण कौन सा होगा? ये चौथा ऑप्शन जो सा है, दंत सा, ये क्या है? अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, औ किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? जो औ है वो किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? हमने वर्णमाला में देखा था व्यंजन स्वर पढ़ते हुए। ऑप्शन दे रहा है, पहला आ और उ, दूसरा ऑप्शन है आ और ओ, तीसरा है आ और ए, चौथा है आ और आओ। आपने स्वर पढ़ लिया है, वर्णमाला में हमने स्वर पढ़ लिया है, तो हमने देखा था आ और ओ। इसका जो दूसरा ऑप्शन है आ और ओ से मिलकर क्या? आ और ऊ से मिलकर तो ओ बनता है, ओ, और आ और ओ से मिलके औ बनता है। अगला क्वेश्चन है, अगला, सघोष वर्णों का सही वर्ग पूछ रहा है। सघोष
सघोष वर्णों का सही वर्ग, पहला ऑप्शन है का और चा, दूसरा ऑप्शन है टा और ता, तीसरा है डा और ढा, चौथा इनमें से कोई नहीं। अघोष नहीं, सघोष वर्णों का क्रम, सघोष वर्णों का सही वर्ग पूछ रहा। तो कौन सा होगा? हमने क्या देखा था, जो पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। और तो ये पहला है, ये भी पहला है, चा वर्ग का पहला है, ये भी पहला और ये भी पहला है, ये सभी पहले हैं। तो ये तो क्या हो गए? अघोष हो गए। पूछ क्या रहा है? सघोष। तो सघोष कौन से होंगे? ये, क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वर्गीय व्यंजन का, वे वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये डा और ढा जो होते हैं वो तीसरे चौथे वर्ण हैं। तो ये इसलिए ये क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, क्वेश्चन है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कंपन के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ऑप्शन दे रहा है 2, फिर 3, अगला ऑप्शन है 4 और 5। 2, 3, 4, 5 इसके ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर होगा 2। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अघोष और सघोष। क्वेश्चन है शब्दकोश में छा, ये शब्दकोश, शब्दकोश में छा वर्ण, जो छा होता है वो किस वर्ण के बाद आएगा? शब्दकोश में छा जो है वो किस वर्ण के बाद आएगा? ये शब्दकोश की बात कर रहा है। ऑप्शन दे रहा का के बाद, दूसरा ऑप्शन है छा के बाद, तीसरा है हा के बाद और चौथा है शा के बाद। क्या सही आंसर होगा? का के बाद। छा क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। हमने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, जिसमें शा भी क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। तो ये जिससे मिलके बना रहेगा उसी के बाद आएगा। ठीक है, तो ये का किससे मिलके बनता है? का और शा से, तो ये इसी के बाद आएगा। तो अगर आपसे छा की जगह पूछ लिया जाए कि जो शब्दकोश में जो ज्ञा है ये किसके बाद आएगा, तो ये किससे मिलके बना है? जा और यहाँ से, तो ये जो पहले वर्ण, जो पहला वर्ण जो है जिससे मिलके बना उसी के बाद आएगा। तो आप क्या लगाओगे? जा के बाद। इसी तरह अगर ता पूछ लिया जाए, ता किसके बाद? ता नहीं, त्रा। त्रा किसके बाद आएगा? तो आप क्या लगाओगे? ता के बाद। इसी तरह अगर श्रा पूछ लिया जाए किसके बाद आएगा, तो आप क्या लगाओगे? इस शा के बाद। ठीक है, तो जिससे मिलके बने रहते हैं उसी वर्ण के बाद शब्दकोश में थे। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी में। डिक्शनरी में हम जब शब्द खोजेंगे तो ये शा जो है वो किसके बाद आएगा? इस का के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा। ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा, क्या होगा? ऑप्शन दे रहा है कंठ, पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा तालु, तीसरा कंठ तालब और चौथा है ओष्ठ।
ओष्ठ ही लिख लो, ओष्ठ है नहीं, उच्चारण स्थान पूछा है, ओष्ठ। ए हमने पढ़ा था वर्णमाला में, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य। ये कंठ और तालव्य दोनों से ही कंठ उच्चारण होता है इनका, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? तालव्य वर्णों की संख्या, ऑप्शन दे रहा, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 9, तीसरा 25 और चौथा 7। तालव्य वर्णों की संख्या पूछ रहा है, इसका जो सही आंसर होगा वो 9 होगा। कैसे होगा? तालव्य वर्ण हमने क्या देखे थे, जो चा वर्ग होता है वो क्या होता है? तालव्य। तो चा वर्ग में कितने वर्ण आएंगे? 5, 5 ये हो गए। और बाकी हमने क्या देखा था, जो ई और ई ये दोनों भी क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। इसके अलावा श और या ये भी तालव्य होते हैं, तालु से इनका उच्चारण होता है। तो ये 5 और 4 ये सभी मिला के क्या हो गए? 9। तो 9 वर्ण जो होते हैं, कुल वर्ण पूछे तो तालव्य वर्ण कुल कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगर स्पर्शी पूछे तो 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष महाप्राण व्यंजन पूछ रहा, इसमें से कौन सा अघोष महाप्राण है? अघोष महाप्राण कौन सा वर्ण है? ऑप्शन दे रहा था, पहला ऑप्शन है, दूसरा है धा, तीसरा है दा और चौथा है बा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक वर्ण को दे देता है। तो अघोष महाप्राण, अघोष कौन सा होगा? पहला और दूसरा, और फिर महाप्राण क्या होगा? दूसरा और चौथा। मतलब ये अघोष महाप्राण वही होगा जो दूसरा वर्ण होगा। तो इसमें देख लीजिए ये कौन सा है? ये टा वर्ग का, ता वर्ग का कौन सा है? ता था दा धा चौथा है ये ता था दा ये भी तीसरा है, ये पा फा बा ये भी तीसरा है। तो दूसरा वर्ण कौन सा है? ये था, ता और था, ता के बाद आता था, तो ये दूसरा है। इसीलिए क्या है? अघोष और महाप्राण भी है, दोनों है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन पूछ रहा है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है पूछ रहा है? टा, ठा, ला या चा। पहला ऑप्शन है टा, दूसरा है ठा, तीसरा ला और चौथा चा। पार्श्विक हमने एक ही पढ़ा था, कौन सा होगा? ये जो तीसरा ऑप्शन है ला, यही होगा पार्श्विक। क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछ रहा है। इनमें से कौन सा व्यंजन है जो स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन दे रहा है आपको, पहला छा, दूसरा ऑप्शन है का, फिर है खा और फिर है डा। पहला ऑप्शन है छा, फिर का, फिर खा और डा। तो जो पहला ऑप्शन है यही सही होगा, क्योंकि जो कौन सा वर्ग होता है स्पर्श संघर्षी? स्पर्श संघर्षी चा वर्ग होता है। तो चा वर्ग का एक ही वर्ण है ये छा, इसीलिए क्या है? स्पर्श संघर्षी। अगला क्वेश्चन है, लुंठित व्यंजन पूछ रहा। लुंठित व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन दे रहा,
ला, फिर रा, ता या। मैंने नंबरिंग नहीं की है, पहला ऑप्शन ला है, फिर दूसरा है रा, ये तीसरा ता और चौथा या। आप सभी को पता है जो दूसरा ऑप्शन है वो रा जो होता है वही लुंठित होता है और प्रकंपित भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन है ला, दूसरा है हुआ, तीसरा है सा और चौथा है रा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4 ऊष्म व्यंजन हमने पढ़े थे। तो जो ये तीसरा ऑप्शन है सा, यही होता है ऊष्म। बाकी जो 3 बच रहे हैं वो क्या होते हैं? सभी अंतस्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। ना का उच्चारण स्थान। आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है मूर्धा और नासिका, ओष्ठ हुआ नासिका। दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ हुआ नासिका। तीसरा जो ऑप्शन है वर्तस्य व नासिका। चौथा है कंठ व नासिका। इसका मतलब नासिका तो होगा ही होगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में नासिका दे रहा। नासिका के अलावा और क्या इसका उच्चारण स्थान होता है? तो जो मूर्धा होता है, मूर्धा नहीं वर्तस्य होना चाहिए। वर्तस्य में हमने ना को पढ़ा था, तो वर्तस्य या नासिका ये सही आंसर होगा इसका। वर्तस्य व नासिका। अगर आपको वर्तस्य नहीं दिया रहता है तो फिर जो उच्चारण ता वर्ग का होगा वो वही उच्चारण स्थान इसका भी होगा। ठीक है, अगर वर्तस्य नहीं दिया होता तो ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान इसका होगा। अगला क्वेश्चन है स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र पूछ रहा है, कौन सा वर्ण स्वर यंत्र है? ऑप्शन दे रहा, दूसरा ऑप्शन है ढा, तीसरा है हा, चौथा है सा। स्वर यंत्र वर्ण कौन सा है? हम सभी को पता है ये जो हा होता है वो स्वर यंत्र या काकल्य ध्वनि होता है, हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है मध्य स्वर पूछ रहा है। मध्य स्वर है, कौन सा स्वर मध्य स्वर है? पहला ऑप्शन है आ, दूसरा जो है वो आ, तीसरा ई और चौथा ए। क्या इसका आंसर होगा? मध्य स्वर में हमने एक ही वर्ण पढ़ा था, एक ही स्वर, जो कौन सा होता है? ये आ, मध्य स्वर होता है। ठीक है, तो आज हमने वर्णमाला के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप लोग देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आंसर, और हमें कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।